अध्याय 20। कमरे का माहौल भारी था। सम्राट ने ठंडे मन से हथौड़े की ओर देखा। महारानी उसके बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही कुरूप था, जिससे शू नोबल कंसोर्ट के समूह को जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। महल में मामले जटिल हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि आप सभी एक साथ काम करके हरम को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं, लेकिन अंत में इस तरह की चीजें हुईं। फेंग जिन अपने दिल में परेशान था, उसने अपने हाथ में चीनी मिट्टी के बर्तन चाय का प्याला दूसरी बार जमीन पर फेंक दिया। वह अचानक खड़ा हो गया, चारों लोगों को देखा, फिर महारानी की ओर मुड़ा और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या तरीके अपनाते हैं। आपको मेरे लिए इस जहरीली महिला को ढूंढना होगा। मेरे हरम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। रानी ने झुककर कहा, मैं निश्चित रूप से इस मामले की गहन जांच करूंगी। सम्राट ने यह कार्य उसे सौंपा। कम से कम इससे यह तो साबित हो गया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी लोगों के लिए। महारानी की आंखें ठंडी हो गईं। वह भी वास्तव में जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन था जिसने महल में उसकी सत्ता को हिला दिया था। तुम सब चले जाओ। फोंग कैन ने हाथ हिलाया। अब वह इन लोगों को देखना नहीं चाहता था। चारों लोगों ने सलाम किया और फिर चुपचाप हाय हुआ महल से चले गए। रानी ने हुआन गोक का हाथ पकड़ लिया और आह भरते हुए कहा, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसे बुरे विचारों वाला कोई व्यक्ति होगा। यह सचमुच भयानक है। न केवल महारानी आश्चर्यचकित थी, बल्कि यह उपपत्नी भी बहुत डरी हुई थी। शाही उपपत्नी थुक ने धीरे से कहा, मुझे केवल उस निर्दोष चियू हियन डोंग पर दया आती है जो खतरे में है। अगर उसे पहले किसी बुरे व्यक्ति ने नुकसान नहीं पहुंचाया होता और उसका कार्ड निकल चुका होता, तो वह इस आपदा से बच सकती थी। इस दुनिया में क्या घटित होगा, इसका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। कुलीन पत्नी शियान की आवाज में अभी भी खेद था। अगर कोई दोष है, तो वह केवल उस दुष्ट दिमाग वाले व्यक्ति को दोष देना है जो पूरे दिल से चियू हियन डोंग को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह वास्तव में दयनीय है कि चियू हियन डोंग को इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से वह अपनी जान बचाने में सक्षम थी, अन्यथा। अय्या, रानी ने शाही उपपत्नी थुक की ओर देखा और पालकी पर चढ़ गईं। मैं निश्चित रूप से इस मामले की गहन जांच करूंगी। मुझे उम्मीद है कि बुरे लोग भाग्यशाली तरीके से बच निकलने की उम्मीद नहीं करेंगे। अलविदा, महाराज। शाही उपपत्नी थुक ने महारानी की आकृति को देखते हुए मुस्कुराई। महारानी की पालकी के कुछ दूर चले जाने के बाद उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने अपना सिर शाही उपपत्नी हियन की ओर देखा। शाही उपपत्नी हियन वास्तव में शाही उपपत्नी चियू से प्यार करती है। बोलने के बाद शाही कुलीन पत्नी जियान के जवाब का इंतजार किए बिना वह पालकी पर सवार होकर चली गई। शाही कुलीन पत्नी निंग चुपचाप तीनों लोगों को सत्ता के लिए लड़ते हुए देखती रही। तीनों के दूर चले जाने का इंतजार करती रही और फिर पालकी पर सवार हो गई। जब वह शीहे पैलेस के मुख्य द्वार को देखने के लिए पीछे मुड़ी, तो लालटेन हवा में थोड़ा हिल रही थी, जिससे लोगों को ठंड और शांति का एहसास हो रहा था। शीहे पैलेस दूसरी बार खामोशी में डूब गया। फेंग जिन बाहरी कमरे में बैठे थे। यहाँ तक कि जब नई परोसी गई चाय गर्म नहीं थी, तब भी वह नहीं हिले। महाराज, रात बहुत हो गई है। सम्राट के सबसे करीबी नपुंसक के रूप में, हालांकि वह जानता था कि वह असहज महसूस कर रहा था और शांत नहीं हो पा रहा था, फिर भी काओ डुक ट्रुंग को कुछ सलाह देनी पड़ी। मुझे पता है। फोंग कैन खड़ा हो गया। जब काओ डुक ट्रुंग ने सोचा कि वह चला जाएगा, उसने देखा कि सम्राट पीछे मुड़ा और भीतरी कमरे में चला गया। काओ डुक ट्रुंग पहले भी अक्सर इस जगह पर आया करता था। उस दिन इस जगह पर हमेशा सभी तरह की खुशबू होती थी, बस दवा की गंध नहीं थी। आज उसी जगह पर
सभी खुशबू गायब हो गई थी। केवल एक चीज जो बची थी वह थी दवा की तीखी गंध। दीवार के कोने में पौधे के स्टैंड पर लाहान पाइन का गमला अभी भी जीवन से भरा हुआ था, लेकिन कमल के फूलों के गमले में अब हरियाली का कोई निशान नहीं था। युनशी बिस्तर के पास सेवा करते हुए खड़ी थी। जब उसने सम्राट को प्रवेश करते देखा तो उसने चुपचाप झुककर कुछ कदम पीछे हट गई। फेंग जिन बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, आगे बढ़ा और धीरे से उसके पीले गाल को छुआ। अपने हाथ के नीचे की त्वचा को असामान्य रूप से गर्म महसूस किया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह फिर से गर्म क्यों होने लगा है? वान टीच ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, महाराज, शाही चिकित्सक ने कहा है कि रानी की चोटें बहुत गंभीर हैं। उन्हें आज रात बुखार अवश्य होगा। सबसे अधिक आशंका यह है कि बुखार कम नहीं होगा। अगर ऐसा है तो इंपीरियल अस्पताल के लोगों से कहो कि वे आज रात बाहर इंतजार करें। फोंग कैन ने वैन टीच द्वारा दिया गया गीला तौलिया लिया और उसे धीरे से ट्रांग लैक येन के माथे पर रख दिया। किसी को बुलाओ और एक जग गर्म शराब ले आओ। उसे याद आया कि जब वह बच्चा था तो उसे बहुत तेज बुखार था। उस समय नर्स उसे ठंडा करने के लिए शराब का इस्तेमाल करती थी। हालांकि यह केवल एक लोक उपचार था, लेकिन यह बहुत प्रभावी था। शराब मंगवाई गई। फेंग जिन ने यूनशी और अन्य लोगों के मदद के लिए आने का इंतजार नहीं किया। उसने खुद जुआंग लोयान के माथे, हथेलियों, पैरों के तलवों और यहाँ तक कि उसकी पीठ को भी शराब में भीगे हुए तौलिए से पोंछा। उसे कंबल में कसकर लपेटने के बाद उसने कहा, अपनी मैडम का ख्याल रखना। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे इसकी सूचना देना। लगभग चौथा पहर हो चुका था। वह अब हाय हुआ महल में नहीं रह सकता था। वह केवल बेचैनी महसूस कर सकता था और महल की नौकरानियों को निर्देश दे सकता था। कुछ और अनुभवी नौकरानियों को उसकी देखभाल के लिए भेज सकता था। फिर वह मन की शांति के साथ जा सकता था। दरबार समाप्त होने के बाद फोंग कैन तुरंत किएन चीन्ह महल में वापस नहीं लौटा, बल्कि सीधे चियू हियन डुंग से मिलने के लिए हाय हुआ महल चला गया। यह देखकर कि उसका बुखार कम हो गया था, वह रानी को देखने के लिए कैना उंग महल चला गया। ये महल कभी हाय हुआ महल से दास उधार लेने आए थे। फोंग कैन ने अपने हाथ में रखी सूची को पलटा। उसके चेहरे पर भावशून्य भाव थे। रानी ने सुना कि उधार लेने पर जोर दिया जा रहा है और उसने शांति से उत्तर दिया, महाराज, सब कुछ वहां सूचीबद्ध है। सोंग थिएन लाओ, होआ न्हाक पैलेस, लाम गुएत हियन, नगी मी कैक। फोंग कैन ने सूची में प्रत्येक नाम पढ़ा, फिर कागज को अपने पास चाय की मेज पर रख दिया। ऐसा लगता है कि तु चियो डोंग, नुहुफी, येन क्वी टैन, तो तु नगी के पास अभी भी उपयोग करने के लिए पर्याप्त नौकर नहीं है ना? मैं उनके साथ बहुत कठोर रहा हूँ। उन सबको यहाँ बुलाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने उनके साथ कहाँ सख्ती बरती है। फोंग कैन की आवाज अचानक भारी हो गई। इस नौकर को भी एक और धनुष उधार लेना पड़ा। रानी ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा, मुझे भी यह उम्मीद नहीं थी कि वे हाय हुआ महल से नौकर उधार लेंगे। उस दिन यह खबर पूरे महल में फैल गई। शाही उपपत्नी न्यू का बैज सम्राट ने 1 महीने के लिए रद्द कर दिया था। शाही उपपत्नी येन और शाही उपपत्नी सू का बैज 3 महीने के लिए रद्द कर दिया गया था और शाही उपपत्नी तू को भी जिंगयांग महल के नौकरों के सामने सम्राट ने डांटा था। न केवल उसका बैज 3 महीने के लिए रद्द कर दिया गया था, बल्कि उसका वेतन भी 1 साल के लिए काट दिया गया था। गुस्से में सम्राट ने यहाँ तक कहा कि शाही उपपत्नी तू अपने पद के योग्य नहीं थी। दूसरी बार जब ट्रांग लैक येन जागी तो दोपहर हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने बगल में शाही चिकित्सक माओ का बूढ़ा चेहरा देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, शाही चिकित्सक माओ पहले ही उत्साह में जमीन पर घुटने टेक चुके थे।
महान भाग्य और सौभाग्य के बारे में कुछ कह रहे थे। तुरंत बाहर के शाही चिकित्सक दौड़े, प्रणाम करते हुए और ट्रांग लेक येन को कुछ भाग्यशाली शब्द कहे। सब लोग खड़े हो जाओ और बोलो, मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा है। ट्रांग लेक येन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उसे लगा कि उसकी आवाज मच्छर की तरह भिन-भिना रही है और उसका गला भी सूखा और गर्म था। शाही चिकित्सक अभी भी सुन सकते थे कि ट्रांग लेक येन क्या कह रही थी, और सभी शांत हो गए। उसने खुद को लोंगन के साथ पकाए गए सेब के सूप के कुछ घूंट पीने के लिए मजबूर किया और ट्रांग लेक येन को बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। वह इधर-उधर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर उसके दिमाग में कोई समस्या हुई, तो उसे डर था कि इस हरम में वह या तो मर जाएगी या अपनी जान गंवा देगी। महारानी, मैंने महाराज को सूचित करने के लिए किसी को भेजा है। थिना ट्रुक ने कटोरा पीछे खड़ी महल की नौकरानी को सौंप दिया, ध्यान से ट्रांग लेक येन का चेहरा पोंछते हुए। आज सुबह सम्राट दरबार सत्र के बाद रानी से मिलने आए थे, लेकिन उस समय रानी अभी तक जाग नहीं पाई थी। सम्राट जाने से पहले थोड़ी देर बैठे रहे। वास्तव में ट्रांग लेक येन के चेहरे पर एक जटिल मुस्कान उभरी। मैंने सोचा था कि सम्राट यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। मैं फिर क्यों नहीं आता? इस समय फोंग कैन तेजी से आगे बढ़ा, लोगों की भीड़ को अनदेखा करते हुए, और ट्रांग लेक येन पर दबाव डाला, जो बैठने की कोशिश कर रहा था। आपको हिलना नहीं चाहिए। आपका सिर बहुत बुरी तरह से घायल है और आप अभी भी आगे पीछे हिल रहे हैं। क्या आप अब और जीना नहीं चाहते हैं? ट्रांग लेक येन को अपना सिर झुकाते हुए देखकर फोंग कैन ने धीरे से कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि आप खुश नहीं हैं। मैं भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। आपको भी अच्छी तरह से रहना है। ऐसा कुछ दोबारा न होने दे जिससे मैं डर जाऊं। महल में इतनी बहनें हैं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। महाराज, बकवास। फोंग कैन ने धीमी आवाज में कहा, दूसरे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना अच्छा ख्याल रखें। अब ज्यादा न सोचें। लेकिन महाराज, आप तो यह अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उस पतंग की तलाश में नहीं जाऊंगा। फिर भी आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? ट्रांग लेक येन की आंखें लाल थीं। उसने सीधे सम्राट की ओर देखा। महामहिम ने कहा था कि उन्हें एक साथ रहने की स्वतंत्रता दी जाए। फिर भी मैं उन्हें क्यों ढूंढ रही हूँ? इस समय मौजूद शाही चिकित्सक, नपुंसक और महल की नौकरानियां सभी चाहते थे कि उनके कान न होते। वे झाओ जियानरोंग द्वारा कहे गए इस तरह के आक्रोशपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण शब्दों को सुनने की हिम्मत नहीं कर पाए। फेंग जिन की हिम्मत नहीं हुई कि वह उन लाल आंखों में सीधे देख सके, उसने अपनी नजरें हटा ली और एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, यह मेरी गलती थी। जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं उसका अच्छा इलाज करूंगा। ट्रांग लेक येन ने अपनी लाल आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके गालों से बहते हुए उसके बालों के किनारों में गिर रहे थे। गर्म आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ते हुए फोंग कैन की छाती को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर दबाव डाल रहा हो। उसने ट्रांग लेक येन के लिए कंबल ठीक किया। मैं इस मामले की जरूर जांच करूंगा। तुम्हें इस तरह देखकर मेरा भी दिल दुखता है। कसकर बंद पलकें थोड़ी कांप उठीं, लेकिन अंत में वे फिर भी नहीं खुली। आह भरते हुए फोंग कैन ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा और शांति से कहा, आप सभी जानते हैं कि चियू हियन डुंग की सेवा कैसे करनी है। अगर चियू हियन डुंग को फिर से कुछ हो गया तो आप सभी को यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के चेहरों पर डरी हुई झलकियों को नजरअंदाज करते हुए फोंग कैन ने कुछ देर के लिए ट्रांग लेक येन की ओर देखा, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष ने फिर भी अपनी आंखें खोलने से इनकार कर दिया। वह जाने से पहले कुछ देर वहीं खड़ा रहा। सम्राट के जाने के बाद ट्रांग लेक येन ने अपनी आंखें खोलीं।
उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दुख से भरा था, लेकिन उसकी आंखें हंसी से भरी थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लोग अक्सर उन्हें संजोना नहीं जानते, लेकिन जब वे उस चीज को खोने वाले होते हैं तो लोगों को अचानक एहसास होता है कि वह कितनी कीमती है, उन्हें इसका कितना अफसोस है। एक लड़की का एक पुरुष के लिए प्यार एक जैसा ही होता है। अगर लड़की सिर्फ चुपचाप पेश आए तो पुरुष शर्म से स्वाभाविक महसूस करने लगेगा। जब उसे उसे खोने का खतरा महसूस होगा, तभी उसे समझ आएगा कि यह एहसास कितना कीमती है। हालांकि फोंग कैन एक पुरुष है, वह एक सम्राट है, इसलिए उसके लिए एक महिला बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। उनके लिए उनका प्यार अनमोल हो सकता है, लेकिन एक बार जब वह उनके पास आ जाता है तो वह बेकार हो जाता है। जब उस प्रेम को उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचाई गई, तभी उसे एहसास हुआ कि वह प्रेम कितना अनमोल था। क्या इस तरह की मानसिकता नीच शब्द का ही प्रकटीकरण नहीं है? हाय हुआ पैलेस से निकलते हुए फोंग कैन का चेहरा काला पड़ गया। इस समय अगर वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था तो कोई भी आराम नहीं कर सकता था। क्या आपको पता चला है कि कल रात हाय हुआ पैलेस के आसपास कौन से महल के लोग घूम रहे थे? महाराज, कल रात हाय हुआ पैलेस के आसपास दूसरे महलों से कई नौकर आए थे। जिस दिन चियू हियन डोंग के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस दिन महारानी डोवगर, दो शाही कुलीन पत्नियां नुहफी, निन्हफी, तू चियू डोंग, तू नघी, येन क्वी टैन, तुओंग क्वी टैन, लैम टैन सभी ने लोगों को हाय हुआ पैलेस के पास आने के लिए कहा था। काओ डुक ट्रुंग ने एक क्षण रुककर कहा। इस नौकर ने पाया कि केवल इसी आधार पर यह पता लगाना असंभव होगा कि चियू हियन डोंग नोंग नोंग की हत्या किसने की। बेशक हम पता नहीं लगा सकते। अगर उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई होती तो वे किसी को जीहे पैलेस में कहीं छिपने के लिए जल्दी भेज सकते थे। किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद वे जरूरी नहीं कि तुरंत चले जाए। अगले दिन तक इंतजार करना जब यह मामला सार्वजनिक हो जाए। अराजकता का फायदा उठाकर भाग जाना सबसे अच्छी रणनीति होगी। फोंग कैन मंद मंद मुस्कुराया। इस हरम जैसी जगह में किसका दिल लोगों को खाने के लिए नहीं आएगा? काओ डुक ट्रुंग चौंका। सम्राट के कहने का वास्तव में क्या मतलब था? चाहे कितने भी लोग गुजरे हों, हमें उनकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। उनमें से जो भी काम में देरी करता है या बिना किसी कारण के आधे घंटे से ज्यादा समय के लिए गायब हो जाता है, जब तक कि थोड़ा सा भी संदेह हो, हमें उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। फोंग कैन ने ठंडे स्वर में कहा, एक बात है जो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। फिर किसी में इसे छिपाने की क्षमता नहीं है। काओ डुक ट्रुंग की पीठ ठंडी हो गई। इस बार सम्राट वास्तव में गुस्से में था। मार्च बीत चुका है, आड़ू के फूल मुरझा गए हैं, मौसम फिर से गर्म हो गया है, लेकिन महल में किसी भी स्वामी को यह गर्मी महसूस नहीं हुई और यहाँ तक कि पहले से भी ज्यादा ठंड महसूस हुई। हाय हुआ महल की खूबसूरत महिला को एक बुरे व्यक्ति ने लगभग मार डाला था। सम्राट गुस्से में था और वह लगातार जांच कर रहा था और नौकर भी घबराए हुए थे और अचानक किसी आपदा का सामना करने से डरते थे। हाल ही में एकमात्र व्यक्ति जो आराम कर सकता था वह शायद ट्रांग लेक येन था, जो हाय हुआ महल में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। वह नरम मीनार पर आधी लेटी हुई थी, आधी बैठी हुई, ट्रुंग तिन महल द्वारा भेजे गए फूलों का आनंद ले रही थी। महाराज, यह चाय। थिना ट्रुक ने चाय का डिब्बा पकड़ा। क्या आप इसे अब भी रखना चाहते हैं? क्या सेंट्रल पैलेस ने बिचलोआ जुआन और बिच डैम तुएत को नहीं लाया? ट्रांग लेक येन ने चाय के डिब्बे की ओर देखा। इसे उस लाहान पाइन बेसिन में दफना दो। इसे अपना मूल्य पूरा करने में मदद करने के रूप में समझो। उसे चाय पीना बहुत पसंद नहीं था और बेशक उसने इस साल सारी नई चाय इस्तेमाल नहीं की थी।
अगर सेंट्रल प्रोविंस पैलेस 1 महीने तक नई चाय न भी भेजे तो भी वह काफी होगी, लेकिन अगर उसे नुकसान उठाना पड़ा तो वह सेंट्रल प्रोविंस पैलेस के लोगों को कैसे सहज महसूस करा पाएगी? सम्राट आ रहे हैं, क्या पिछले साल की पुरानी चाय का एक कप चखना अच्छा नहीं रहेगा? इस नौकर ने सुना कि कल नपुंसकाओं ने ट्रुंग तिन्ह महल से कुछ लोगों को भारी काम में विशेषज्ञ नौकर बनने के लिए थोंग वाई ब्यूरो में भेजा था। थिना ट्रुक ने चाय की पत्तियों को चीड़ के बेसिन की मिट्टी के नीचे सावधानी से दबा दिया और उन्हें साफ कर दिया ताकि कोई भी असामान्य लक्षण न देख सके। उन्होंने आगे कहा, सोंग थिएन लाओ की तूचियू डुंग भी बीमार है। उसके महल की वरिष्ठ नौकरानी आधे दिन तक कीन चीन महल के सामने घुटने टेकती रही, लेकिन सम्राट फिर भी मिलने नहीं आया। ट्रांग लेक येन ने ठहाका लगाते हुए हंसते हुए कहा, कुछ दिन पहले क्या उसे किसी के आदेश की जरूरत नहीं थी? आज वह बीमार है और उसे किसी के आदेश की जरूरत है, इसलिए वह और भी कम है। थिना ट्रुक भी मुस्कुराया, महाराज, आप अभी भी नहीं जानते। आज हालांकि सम्राट सोंग थिएन लाओ नहीं आए, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि तुचियू डुंग बीमार थे और उन्हें आराम की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सोंग थिएन लाओ में नौकरों की संख्या कम कर दी। थिना ट्रुक की यह बात सुनकर ट्रांग लेक येन जोर से हंस पड़ा। सम्राट पहले से ही तुचियू डुंग के सुंदर रूप से ऊबने लगा था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि वह लोगों को धमका रही है तो स्वाभाविक रूप से वह उससे और भी अधिक नफरत करने लगा। पुरुष अक्सर कमजोर महिलाओं पर दया करते हैं, लेकिन कमजोर होने का दिखावा करने वाली महिलाओं से नफरत करते हैं। कुछ समय के लिए दिखावा करना मजेदार होता है, लेकिन लंबे समय तक दिखावा करना उबाऊ और बेस्वाद हो जाता है। जिस क्षण से थिएन क्वी नहान के महल की नौकरानी को अन्यायपूर्ण तरीके से पीटा गया था, जिसके कारण सम्राट ने तुचियू डुंग को दंडित किया था, उसने अनुमान लगाया था कि सम्राट तुचियू डुंग से तंग आ चुका है। सम्राट की क्षणिक ठंड ने उसे स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि कौन उससे इतनी नफरत करता है कि वे मुसीबत पैदा करने से पहले एक जीवन को भी बख्शने की जहमत नहीं उठाते। उपपत्नी नूह ने अनुग्रह पाने के लिए अपनी उत्कृष्ट सुंदरता पर भरोसा किया। उपपत्नी तो ने एक चचेरे भाई पर भरोसा किया जो सम्राट का पक्षधर था, और उपपत्नी येन ने ऐसा करने की हिम्मत करने के लिए किस शक्ति पर भरोसा किया? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भले ही उसने ऊपर उठने के लिए शाही उपपत्नी थुक के मार्ग का अनुसरण किया, फिर भी वह सिर्फ एक महान उपपत्नी थी। उसके शब्द और कार्य शाही उपपत्नी थुक से बहुत कमतर थे। महामहिम, कैन ओंग पैलेस की लेडी हुआ नोक आ गई हैं। वैन टिच अंदर आया। बाहर धूप है और हवा नहीं चल रही है। क्या महाराज बाहर जाकर थोड़ी देर धूप सेंकना चाहेंगे? ट्रांग लेक येन ने उसका हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। पूरा दिन कमरे में पड़े रहना बहुत असुविधाजनक है। किसी से कहो कि आंगन में एक मेज लगा दे। मिस हुआ नोक को आंगन में बुलाओ ताकि वह संदेश पहुंचा सके। हुआ नोक आंगन में खड़ी थी। कोमल और गर्म धूप उसके शरीर पर फैल रही थी, जिससे उसे आलस्य महसूस हो रहा था। जिस रात झाओ जियानरोंग पर हमला हुआ था, तब से उसने इस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखा था। अब 20 दिन से अधिक समय बीत चुका था। शीहे पैलेस को दिन ब दिन पुरस्कार मिल रहे थे। हर कोई देख सकता था कि सम्राट झाओ जियानरोंग से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता था, बल्कि उसे पहले से भी अधिक सम्मान और अनुग्रह देता था। जब वह विचारों में खोई हुई थी, तो उसने देखा कि यह झाओ जियानरोंग महल की एक नौकरानी का हाथ थामे बाहर जा रही थी। उसने अभी तक अपने बाल नहीं बांधे थे। उसके काले काले बाल उसकी पीठ के पीछे खुले थे, और उसने जो लाल लबादा पहना हुआ था, वह थोड़ा ढीला था। इसे देखकर लोगों को एक अवर्णनीय गंध का एहसास हुआ। दास होआन घोक ने कुलीन महिला चियो हियन डुंग का अभिवादन किया। होआन घोक ने आगे बढ़कर उनका सम्मान किया। चियो हियन डुंग के सामने कौन लापरवाह होने की हिम्मत करेगा?
क्या वह अब और जीना नहीं चाहता? उसकी तो बात ही छोड़िए, अब तो रानी को भी इस गुणवान महिला के साथ थोड़ा अधिक विनम्र होना पड़ेगा। मिस होआन गोक, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। महारानी के पास ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है? ट्रांग लैक येन ने हुआन गोक को देखकर मुस्कुराया और फिर धीरे से टावर पर बैठ गया। महाराज, महारानी के पास बताने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। उन्होंने इस नौकर से सिर्फ आपके लिए कुछ रक्तवर्धक औषधीय जड़ी बूटियां लाने को कहा है। हुआ नोक ने बोलना समाप्त करने के बाद महल की नौकरानी को पीछे से इशारा किया कि वह दवाई हाय हुआ महल के नौकर को दे दे। रानी ने यह भी कहा, कृपया चिंता न करें, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बस कैना उंग महल में रिपोर्ट करें। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महामहिम। ट्रांग लैकयेन ने सिर हिलाया। मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा और मैंने फिर से महामहिम को परेशान कर दिया है। मैं मूल रूप से महामहिम को धन्यवाद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आना चाहता था, लेकिन मेरे स्वास्थ्य ने इसकी अनुमति नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि महामहिम मुझे माफ कर देंगे। महाराज बहुत दयालु हैं। हेयू ने यह सुनकर जल्दी से कहा, आपके शरीर पर अब चोटें हैं, आप दर्द कैसे सहन कर सकते हैं? महामहिम निश्चित रूप से आपकी ईमानदारी को समझेंगे। महामहिम ने कहा कि जब तक आप ठीक हो जाते हैं, यह महामहिम के लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। महाराज बहुत दयालु हैं, मैं सचमुच आभारी हूँ। ट्रांग लैक येन की आवाज धीरे धीरे थक गई, उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। हुआन घोक ने यह देखा और जल्दी से कहा, कृपया चियू हियन डोंग नोंग नोंग को शांति से आराम करने दे, यह नौकर रानी को रिपोर्ट करने के लिए वापस आ जाएगा। अपना समय लो चाची। ट्रांग लैक येन ने हुआ नोक को जाते हुए देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान तब भी फीकी नहीं पड़ी जब हुआ नोक का आकार दरवाजे के पीछे गायब हो गया। वह बस टॉवर के सहारे झुक गई और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। गर्म धूप उसे इस तरह से घेरे हुए थी जैसे दोपहर की झपकी के लिए यह बहुत उपयुक्त था। थिना ट्रुक ने देखा कि ट्रांग लैक येन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और चुप थी, इसलिए वह और वान टिच पीछे हट गए और शांत दृश्य को अपने मालिक के लिए छोड़ दिया। फुक बाओ यार्ड में चला गया, अपने मालिक को धूप में लेटा हुआ देखा और थिना ट्रुक को हाथ हिलाया। क्या चल रहा है? थिना ट्रुक ने पास आकर धीरे से पूछा। थिना ट्रुक, क्या तुमने सुना? हिजड़ा काऊ महल के नौकरों की जांच कर रहा है। जिस दिन हमारे मालिक घायल हुए थे, उस दिन हमारे महल के पास से गुजरने वाले सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फुक बाओ ने भी फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है कि कुछ लोगों को पीट पीट कर मार डालने की सजा दी जाती है। बुरे इरादों के कारण ही उसकी जान चली गई। थिना ट्रुक ने अपने मालिक की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। इस तरह की खबर महारानी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि महारानी नाराज हो जाए। ट्रांग लैक येन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि फुक बाओ और थिना ट्रुक एक कोने में खड़े होकर एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे। वह बहुत उत्सुक नहीं थी, बस आराम करने के लिए दूसरी मुद्रा में आ गई, फिर धीरे धीरे सो गई। दूसरी बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी का एक धब्बा चमक उठा। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और देखा कि सम्राट नरम मीनार के बगल में बैठा है। उसके हाथ में एक किताब है जो चुपचाप पढ़ रहा है। सम्राट? ट्रांग लैक येन अभी खड़ी भी नहीं हुई थी कि सम्राट ने किताब नीचे रख दी और उसका कंधा दबाया। कुछ दिन पहले मेरा घाव इतना दर्दनाक था कि मैं सो नहीं पाया था। अब मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिला है। मेरे सामने इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांग लैक येन ने अवसर का लाभ उठाते हुए मीनार में लेट गई। उसकी आंखें थोड़ी सी दूसरी ओर मुड़ी हुई थी।
मुझे सम्राट के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं आज मुक्त हूँ। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। फोंग कैन ने थिनर ट्रुक द्वारा दिया गया लबादा लिया और उसे ट्रांग लेक येन के ऊपर डाल दिया। मैंने देखा कि तुम गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मैं बहुत देर से सो रहा हूँ। ट्रांग लेक येन ने उसके गालों को छुआ जो धूप से थोड़े लाल हो गए थे। तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आती? धूप में पढ़ना तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। फोंग कैन मुस्कुराया, अचानक नीचे झुका और ट्रांग लेक येन को उठाया। मेरी प्यारी उपपत्नी अंदर जाना चाहती है। निश्चित रूप से मैं सुनूंगा। सम्राट। ट्रांग लेक येन चौंक गई और धीरे से चिल्लाई। उसके हाथ जल्दी से सम्राट की गर्दन के चारों ओर लिपट गए। इस तरह एक रोमांस उपन्यास में महिला नायक द्वारा राजकुमारी की तरह गले लगाए जाने का विशेषाधिकार अब उसका आनंद लेने की बारी थी। यह एहसास वास्तव में बहुत अच्छा था। फोंग कैन ने धीरे से ट्रांग लेक येन को शाही उपपत्नी की कुर्सी पर बिठाया, फिर उसके ऊपर एक कोट डाला। कमरे में सूरज की रोशनी नहीं है। सर्दी मत पकड़ो। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। अपने आप को फिर से बीमार मत होने दो। महाराज हमेशा इतने घबराए रहते हैं। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। ट्रांग लेक येन की आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। उसके हाथ ने धीरे से लबादा पकड़ लिया। महाराज राज्य के मामलों में व्यस्त हैं। वास्तव में हर दिन मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने पहले कहा था, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। इसलिए जब तुम ठीक नहीं हो तो निश्चित रूप से मुझे परवाह करनी चाहिए। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के चमकदार काले बालों को सहलाया जो उसके कंधे पर गिरे थे। हाल ही में कोर्ट में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई है। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रांग लेक येन अभी भी कुछ और कहना चाहती थी। अचानक उसने देखा कि ल्यूक वाई लाहान पाइन पॉट को कमरे में ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसे अभी अभी धूप में सुखाने के लिए लाया गया था। पाइन पॉट बहुत भारी नहीं था, लेकिन फिर भी एक महिला के लिए इसे ले जाना काफी मुश्किल था। ये काम हिजड़ों को करने हैं। तुम महल की नौकरानी हो। तुम इतना भारी काम कैसे कर सकती हो? अगर तुम गलती से ठोकर खाकर गिर गई तो क्या होगा? फोंग कैन ने देखा कि यह एक देवदार का पेड़ था जो उसने ट्रांग लेक येन को दिया था और कहा, मैं देख रहा हूँ कि महाराज को यह देवदार का पेड़ वाकई पसंद है। महाराज, मैं इसे उठा सकता हूँ। मैं आमतौर पर देवदार के पेड़ों के इस गमले की देखभाल करता हूँ। ल्यूक वाई ने उसे सम्मान देने के लिए घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। उसका रूप काफी सुंदर था। इस समय उसकी हरकतों में एक युवा लड़की की मासूमियत और सहजता थी। ट्रांग लेक येन ने शांति से ल्यूक वाई को देखा। यह महल की नौकरानी मूल रूप से उसकी सेवा करने वाली उसकी वरिष्ठ नौकरानी भी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद से उसे वैन पिच और थिनर ट्रुक द्वारा उसकी सेवा करना अच्छा लगा। उसने पहले से कहीं ज्यादा ल्यूक वाई से दूरी बना ली। आज ल्यूक वाई की हरकतों को देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। वह कब आगे बढ़ेगी? उसने पेड़ को अंदर ले जाने के लिए यही क्षण क्यों चुना? आप इस देवदार के पेड़ की अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हैं, लेकिन एक महल की नौकरानी के रूप में क्या आप नहीं जानती कि कमरे में प्रवेश करने से पहले उसका अभिवादन कैसे किया जाए? फोंग कैन को वह फायदे नहीं दिखे जो ल्यूक वाई दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने केवल ठंडे स्वर में कहा, तुम चियो हियन डुंग के महल की नौकरानी हो। मैं तुम्हें दंडित नहीं कर सकता। बाहर जाओ और घुटने टेक दो। दास आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देता है। ल्यूक वाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुकाया और पीछे हट गई। फिर से सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पीछे हटने के बाद ट्रांग लेक येन ने थिनर ट्रुक की आवाज बाहर से आती सुनी। महाराज, महामहिम, मैं चाय परोसता हूँ। अंदर आएं। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के ऊपर लबादा वापस खींच लिया।
फिर थिना ट्रुक की ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, आप एक समर्पित सेवक हैं। यह आपके लिए 2 सोने की छड़ों का इनाम है। अब से आपको सावधानीपूर्वक अपनी महारानी की सेवा करनी होगी। दास आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देता है। थिना ट्रुक ने जल्दी से घुटनों के बल बैठकर उसका शुक्रिया अदा किया। ट्रांग लेक येन ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी नजर लाहान पाइन बेसिन पर पड़ी, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन को देखा और कहा, मुझे पता है कि आपका व्यक्तित्व अच्छा है, लेकिन अगर आपके साथ काम करने वाला नौकर अच्छा नहीं है, तो उसे भेज दे, नहीं तो मालिक के लिए और भी परेशानी होगी। जब से मैं महल में आया हूँ, ल्यूक वाई को मेरी सेवा करने के लिए भेजा गया है। ट्रांग लेक येन ने आह भरते हुए कहा, उसका गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए मैं उसे शायद ही कभी अपने साथ बाहर ले जाता हूँ। महाराज, कृपया उसे बहुत ज्यादा दोष न दें। महल की नौकरानियों के सभी नियम एक विशेषज्ञ मैडम द्वारा सिखाए जाते हैं। अगर वे नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि उन्हें परवाह नहीं है। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के हाथ थपथपाए। एक नौकर जो मालिक की सेवा करता है लेकिन ध्यान नहीं देता, उसे अपने पास रखता है, वह एक आपदा हो सकती है। ट्रांग लेक येन एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर आह भरते हुए बोला, महाराज सही कह रहे हैं, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। ऐसा नहीं है कि वह मूर्ख है, बस उसने इसके बारे में नहीं सोचा। फोंग कैन ने मुड़कर ट्रांग लेक येन का हाथ थाम लिया। उसकी हरकतें बहुत कोमल थी। थिनह ट्रुक ने देखा कि दोनों के बीच का माहौल निजी होता जा रहा था, इसलिए वह सावधानी से पीछे हटी, बाहरी कमरे में गई। उसने देखा कि ल्यूक वाई फर्श पर घुटनों के बल बैठा है। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। यह वही लापरवाह नौकर होगा जिसका जिक्र सम्राट ने अभी किया था। अभी अभी उसने ल्यूक वाई को कमल के फूल का गमला ले जाते हुए देखा। क्या यह हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो? एक गुलाम अपने मालिक का अनुग्रह पाने के लिए उसे चुनना चाहता है। अगर वह दासी सुंदर नहीं है, तो वह मौत की तलाश कर रही है। लेकिन अगर वह सुंदर है, तो उसे सम्राट द्वारा खोजे जाने के लिए किसी और की शक्ति उधार लेने की क्या जरूरत है? ट्रांग लेक येन ने सम्राट के साथ भोजन समाप्त किया और फिर उसे महल में वापस भेज दिया। फिर नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवाने के लिए सौंदर्य टॉवर में बैठ गई। वैंटिच, ल्यूक वाई को यहाँ आने दो, ट्रांग लेक येन ने जम्हाई ली और धीरे से कहा। ल्यूक वाई लगभग 2 घंटे तक घुटनों के बल बैठी रही। उसके कदम पहले से ही थोड़े कांप रहे थे। ट्रांग लेक येन को टावर के सहारे झुकते देख वह और भी कांप उठी। वह अपने मालिक के सामने घुटनों के बल बैठ गई। कृपया मुझे माफ कर दे, महाराज। जब मैं अभी भी दाओ नोक कैक में था, तो ल्यूक वाई नाम की एक महान महल नौकरानी भी थी। क्या आप जानते हैं कि वह आज कहाँ है? ट्रांग लेक येन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ल्यूक वाई के सुंदर चेहरे पर नजर डाली। जब से मैंने इस हाय हुआ महल में प्रवेश किया है, तब से आपको यहाँ सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, इसीलिए मैंने आपको यह नाम दिया है। किसने सोचा था कि इस नाम का उपयोग करने से आपके मन में भी ल्यूक वाई जैसे बुरे विचार आएंगे? महाराज, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ल्यूक वाई का चेहरा पीला पड़ गया। बेशक, वह जानती थी कि महारानी के पास पहले ल्यूक वाई नाम की एक नौकरानी थी। बाद में अज्ञात कारणों से उसे शांगयी ब्यूरो में भेज दिया गया। कहा जाता था कि अब जीवन आसान नहीं था। अब जब महारानी यह कह रही थी, तो क्या उनका मतलब यह था कि वह पहले से भी बदतर हो गई थी? और क्या करने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी? थिना ट्रुक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जब सम्राट और महारानी बात कर रहे थे, तब आप अपनी सुंदरता किसे दिखा रही थीं? क्या आप अभी भी जानबूझकर अरहत देवदार के पेड़ को गले लगा रहे हैं?
थिनर ट्रुक पास आया और धीरे से पाइन पॉट में मिट्टी खोदी। मिट्टी के नीचे कुछ चाय की पत्तियां थी। मुझे सच में नहीं पता था, बस थोड़ा सा पानी देने से मैं चाय की पत्तियों की खुशबू ले सकता हूँ। तुम वाकई बहुत अच्छे हो मिस थिनर ट्रुक, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ल्यूक वाई ने थिनर ट्रुक को दुखी भाव से देखा, मानो वह दूसरे व्यक्ति के इरादों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। आप जानते हैं कि कैसे उसने तुचिउडुंग के लोगों को जल घास का घेरा बनाने में मदद की। आप जानते हैं कि कैसे उसने दूसरों को उस महल की नौकरानी के शरीर को कमल के तालाब तक लाने में मदद की। आप जानते हैं कि कैसे उसने अपने मालिक की हत्या की और जानबूझकर कैनाउंग महल की नौकरानी के फूलों के हेयरपिन को घटनास्थल पर छोड़ दिया, है ना? थिनर ट्रुक ने अपनी आस्तीन से एक हेयरपिन निकाला। यह वही हेयरपिन था जो रानी माँ ने कुछ समय पहले महल की नौकरानियों को दिया था। यह देखकर कि ल्यूक वाई का चेहरा पीला पड़ गया था, थिनर ट्रुक मुस्कुराई और उसके हाथ में हेयरपिन को देखा। तो कुछ दिन पहले तुम सोच रही थी कि झील के किनारे तुमने जानबूझकर जो हेयरपिन छोड़ा था वह कहाँ गया? अब तुम्हें पता चल गया है न? ल्यूक वाई ने थिनर ट्रुक को घृणा से देखते हुए अपने होंठ काटे। मिस थिनर ट्रुक, यह सब इस नौकर पर दोष देना चाहती है। यह नौकर नहीं जानता कि और क्या कहना है। आखिरकार मिस थिनर ट्रुक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो उस मालिक का अनुसरण करती थी। मैंने वास्तव में कई स्वामियों का अनुसरण किया है, लेकिन मैं अभी भी अपने स्वामी के प्रति एक वफादार दास हूँ। तुम जैसे दासों से कहीं बेहतर, जो एक स्वामी का अनुसरण करते हैं लेकिन अपना दिल दूसरे पर लगाते हैं। थिनर ट्रुक ने हेयरपिन को ट्रे पर रखते हुए आधे मन से मुस्कुराते हुए कहा, इतना जिद्दी मत बनो। अगर मैंने जानबूझकर चाय को उस देवदार के पेड़ के नीचे नहीं दबाया होता जिसकी तुम देखभाल कर रहे थे, तो तुम इतनी जल्दी बाहर नहीं कूदते, है न? ल्यूक वाई का चेहरा पीला पड़ गया। अब तक वह अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो रहस्य उसने गलती से खोजा था वह चियू हियन डुंग द्वारा जानबूझकर स्थापित किया गया था। अब जबकि लेडी झाओ घायल हो गई थी, भले ही सम्राट अक्सर मिलने आते थे, फिर भी कुछ चीजें थी जो वह नहीं कर सकती थी। इसलिए अगर वह अब ऊपर चढ़ने के लिए अपने मालिक के प्रभाव का फायदा उठाती तो उसकी निंदा नहीं होती। लेडी झाओ नौकरों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करती थी। यह अतीत में अफवाहों से बिल्कुल अलग था, लेकिन इस व्यक्ति को देखकर वह गहरी साजिश करने वाली कोई नहीं थी। किसी कारण से वह सब कुछ इतनी अच्छी तरह से जानती थी। क्या यह हो सकता है? उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अचानक ट्रांग लेक येन की ओर देखते हुए, जो आलसी ढंग से सौंदर्य टॉवर पर बैठी थी। क्या यह हो सकता है कि लेडी झाओ, जिसकी आंखों में कभी भी कई साजिशें नहीं थी, वास्तव में खरगोश के कपड़ों में एक बाघ थी, जो मासूम और हानिरहित दिखती थी लेकिन वास्तव में एक बहुत ही साजिश करने वाली व्यक्ति थी? ल्यूक वाई की निगाहों को देखते हुए ट्रांग लेक येन ने भी उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। उसे टालने की जहमत नहीं उठाई, न ही कोई अतिरिक्त भावना दिखाई, जिससे ल्यूक वाई को अचानक ठंड का एहसास हुआ। यह हेयरपिन रानी के पास ले जाओ। ट्रांग लेक येन ने अपनी पलकें नीची कर ली। मुझे विश्वास है कि महारानी अपना रास्ता अपनाएंगी। जहां तक ल्यूक वाई का सवाल है, उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लें। ल्यूक वाई संतुष्ट नहीं थी। स्पष्ट रूप से कई चीजें गुप्त रूप से की गई थी। चियू हियन डुंग कैसे जान सकती थी? उसने ट्रांग लेक येन को घूरते हुए कहा, महाराज, यह नौकर नहीं समझता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे सभी चीजें इस नौकर से संबंधित हैं? ट्रांग लेक येन मुस्कुराया और ल्यूक वाई को देखा, धीरे से खड़ा हुआ, घूमा और खिड़की के पास चला गया, बाहर वसंत के दृश्य की प्रशंसा करते हुए। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उसने अपना सिर घुमाया और ल्यूक वाई के चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, और तुम्हारे पीछे जो व्यक्ति है,
जिसने मुझे कई बार नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, मैं अंततः उसे कुछ न कुछ देकर बदला दूंगी। ल्यूक वाई के चेहरे पर आश्चर्य धीरे धीरे भय में बदलता देख ट्रांग लैक येन ने अपनी भौहें उठाईं और खूबसूरती से मुस्कुराई। कैन युंग महल में महारानी ने थिनर ट्रुक के ठीक सामने बिल्ली की आंख के पत्थर से जड़े सोने की परत वाले आभूषण बॉक्स को खोला। अंदर कुछ भी कीमती नहीं था, केवल एक हेयरपिन था जिसे देखकर महारानी के चेहरे पर तेजी से बदलाव आया। यह हेयरपिन? आपकी महारानी को यह कहाँ से मिला? महाराज, इस नौकर ने कमल के तालाब के पास से यह हेयरपिन उस दिन उठाया था जिस दिन मेरे मालिक पर हमला हुआ था। उस समय मेरे मालिक घायल थे, मैं घबरा गया था और इसके बारे में भूल गया था। आज इस नौकर को अचानक याद आया और उसने महारानी को बताया, लेकिन महारानी की नौकरानी द्वारा याद दिलाया गया था, इसलिए वह जानती थी कि यह हेयरपिन महारानी की ओर से कैनाउंग महल की नौकरानियों के लिए एक उपहार था। इसलिए महारानी ने इस नौकर को इसे वापस यहाँ लाने का आदेश दिया। रानी ने बक्सा बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज बहुत दयालु हैं। ऐसा कहने के बाद उसने किसी को आदेश दिया कि थिनर ट्रुक को वापस जाने से पहले इनाम के पैसे का एक थैला दे दिया जाए। महाराज, लेडी झाओ का इससे क्या मतलब है? हुआ नोक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह हमारे महल में नौकरानियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक हेयरपिन है। यह हाय हुआ महल में कैसे गिरा? और क्या इसे उठाया गया था? और क्या इसे उस रात उठाया गया था जिस रात चियू हियन डोंग पर हमला हुआ था? चियू हियन डोंग ने मुझे यह बताने के लिए ऐसा किया कि इस महल में जासूस हैं, और साथ ही वह मुझे यह विश्वास दिलाना चाहता था कि वह मुझ पर बहुत भरोसा करती है। उस पर हमला होने का कारण मैं नहीं था। रानी ने बक्सा एक तरफ रख दिया। मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि कौन मुझे नुकसान पहुंचाकर एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारना चाहता है। तो चियू हियन डोंग इसे अब यहाँ क्यों लाया? हुआन गोक ने संदिग्ध भाव से बॉक्स को देखा। उसने सम्राट को बताए बिना इतने लंबे समय तक यह सब क्यों सहन किया? वह यह भी देखना चाहती थी कि क्या यह हेयरपिन जानबूझकर वहां छोड़ा गया था या दुर्घटनावश गिर गया था। रानी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब मुझे उसका एक और एहसान चुकाना है। मैंने पहले उसे बहुत नीची नज़र से देखा था। हुआ नोक ने सोचा कि कैसे सम्राट हाल ही में अक्सर ही हुआ पैलेस में आते थे, और झिझकते हुए कहा, महाराज, हाल ही में सम्राट अक्सर चिएउ हियन डुंग के स्थान पर आते रहे हैं, और नव प्रवेशित थिएन क्वी नहान की उपेक्षा की गई है। हालांकि थिएन क्वी नहान की खूबसूरती बहुत शानदार है, लेकिन उसका व्यक्तित्व अहंकारी है। सम्राट आम लोगों की तरह नहीं है। वह उसके अहंकार को समझने के लिए कैसे अपना दिमाग खपा सकता है? रानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हर तरह के लोग हैं, इसमें थोड़ा बहुत अहंकार क्या है? यह तो एक और हास्यास्पद कहानी है। जहाँ तक हाय हुआ महल का सवाल है, कृपया उसका सम्मान करें और उससे दूर रहें। मैं देखना चाहता हूँ कि अनथान महल में वह व्यक्ति कितने समय तक टिक सकता है। यह सुनकर हुआन गोक ने और कुछ नहीं कहा, बस रानी को आभूषण बॉक्स को फिर से खोलते हुए और हेयरपिन से जुड़े मणि को निकालते हुए देखा। हेयरपिन को महारानी के महल में पहुंचाए जाने के बाद महारानी ने पीछे कोई शब्द नहीं छोड़ा। अगले दिन हाय हुआ महल को मुख्य महल से काफी पुरस्कार मिले। ट्रांग लैक येन ने ब्रोकेड, रत्नों और कीमती औषधीय जड़ी बूटियों के ढेर को देखा जो प्रस्तुत किए गए थे। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार महारानी वास्तव में क्रोधित थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष का रुख क्या था, कम से कम इस मामले में महारानी का गुस्सा निश्चित रूप से उनके स्तर से कम नहीं था। यदि महारानी का रुख उनके जैसा होता तो इससे बहुत परेशानी कम हो जाती। महाराज, कुछ ही दिनों में कोल्ड फूड फेस्टिवल होने वाला है। इस नौकर ने सुना है कि उस दिन झूला झूलने और रस्सी नृत्य का प्रदर्शन होगा।
युन शी के शब्दों के पीछे का अर्थ बहुत स्पष्ट था। वह झुआंग लोयान के बारे में चिंतित थी। आम लोगों में कोल्ड फूड फेस्टिवल के दौरान कई गतिविधियां होती थीं, लेकिन महल में रहने वालों के लिए वे हरी घास खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, वे शटलकॉक नहीं खेल सकते थे और वे रस्साकशी जैसे भद्दे खेल नहीं खेल सकते थे। इसलिए कोल्ड फूड फेस्टिवल के दौरान झूला झूलना रखैलों के लिए सम्राट का ध्यान आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका बन गया। अब ट्रांग लेक येन का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। झूलने की तो बात ही छोड़िए, मुझे डर है कि शाही मकबरे के सामने झुकने और धूप बत्ती चढ़ाने की प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होना ही पहले से ही काफी है। आधी परी का नाटक करने में कुछ अच्छाई है, फिर तुम्हें आधी परी क्यों बनना है? ट्रांग लेक येन ने एक छिला हुआ लोकाट लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। स्विंग टेबल पर स्विंग टेबल की सुंदरता है, लेकिन स्विंग टेबल के नीचे भी अपनी विशिष्टता है। कोल्ड फूड फेस्टिवल में दो शब्द हैं, कोल्ड फूड। बेशक वह पूरे दिन आग नहीं जला सकती थी। उस सुबह झुआंग लोयान ने ठंडे केक के कुछ टुकड़े खाए, रसोई में तैयार फलों के रस के कुछ घूंट पिए। उसका मुंह भरा हुआ महसूस हुआ। फिर उसने अपना मुंह धोया और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। अपनी चोट के बाद वह महारानी के महल में कभी नहीं गई थी। सबसे पहले क्योंकि इस बार उसने बहुत खून खो दिया था, दूसरे क्योंकि आने से पहले उसे सिरदर्द था। वह उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहती थी जिससे उसका सिर और अधिक दुखे। युन शी को धारा प्रवाह अपने लिए एक क्रॉस बनाते हुए देखकर झुआंग लोयान ने जम्हाई ली, आलस से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया। जब तक कि अचानक उसके माथे पर ठंड महसूस नहीं हुई, उसने अपनी आंखें खोलीं। आईने में अपनी छवि देखी। उसके माथे पर गहने का एक टुकड़ा था। बीच में उसकी भौहों के बीच लटकता हुआ एक गुलाबी आकार का माणिक था, जो उसकी चीनी मिट्टी की सफेद त्वचा से जुड़ा हुआ था। बेहद आकर्षक लग रहा था। आज उसके कपड़े और मेकअप बहुत खूबसूरत थे, लेकिन बहुत भड़कीले नहीं थे। उसकी वर्तमान स्थिति के लिए काफी उपयुक्त थे। यह पतंग वाली घटना के बाद पहली बार बड़ी भीड़ के सामने आना, बहुत विनम्र या बहुत दिखावटी होना उचित नहीं है। आज शाही बगीचे में कई स्वामी हैं। संभवतः वे स्वामी भी वहां हैं जिन्हें हाल ही में सम्राट ने डांटा था। वैन टीच ने मोतियों से जड़ा हुआ सोने का हेयरपिन पहना, अपना हाथ वापस खींचा, मुस्कुराई और झुककर कहा, महामहिम को अपना सम्मान पुनः प्राप्त करने के लिए बधाई। ट्रांग लेक येन ने अपने हाथ में पहनने के लिए एक और जेड कंगन चुना, खड़ी हुई और मुस्कुराई। केवल आप ही सबसे मीठी बातें करती हैं। उपपत्नी के रूप में वे दिवंगत सम्राटों की कब्रों के सामने अकेले खड़े होकर धूप बत्ती चढ़ाने और प्रणाम करने के योग्य नहीं थी। वे केवल अपने पद के अनुसार पंक्तिबद्ध हो सकती थी और धूप बत्ती चढ़ाने और प्रणाम करने के लिए एक साथ जा सकती थी। धूप बत्ती चढ़ाने के बाद झूला झूलने का समय आ गया था, जिसका रखैलों को बेसब्री से इंतजार था। युन शी और टिंग झू का हाथ थामे और शाही बगीचे में धीरे धीरे चलते हुए ट्रांग लेक येन ने कई रखैलों को झूलों पर उछलते हुए देखा। कुछ हिम्मत से ऊंची झूल रही थी, कुछ बस धीरे धीरे झूल रही थी, लेकिन उन सभी की पोशाकें हवा में लहरा रही थी, फूलों की तरह मुस्कुरा रही थी। ट्रांग लेक येन एक कोने में बैठी सुंदरियों को देख रही थी, हर एक अपनी अनूठी शैली के साथ खुशी से हवा में झूल रही थी। यह काफी शानदार नजारा था। ऊंचा, थोड़ा ऊंचा, बहुत नीचे। स्पष्ट आवाज और तीखी हंसी ने ट्रांग लेक येन को उत्सुकता से देखने पर मजबूर कर दिया। यह एक महिला थी जिसने हल्के गुलाबी रंग की रेशमी पोशाक पहनी हुई थी। वह पहले से ही बहुत ऊंचा झूल रही थी और अभी भी नौकरों से झूले को जोर से धकेलने के लिए कह रही थी। यह महिला बहुत जानी पहचानी लग रही थी। महाराज, वह हुआ ताई नहान है। वान टीच ने ट्रांग लेक येन की खोजी निगाहों को पकड़ लिया और बोला, तुम उससे पहले भी मिल चुके हो।
मैं सोच रहा था कि यह परिचित लग रहा है। ट्रांग लेक येन अभी भी उस महिला को देख रहा था। उसका साहस काफी बड़ा है। वैन टिच ने बिना कुछ कहे सोचा। उसे नहीं पता था कि महारानी के साहस से क्या मतलब था। फोंग कैन और महारानी शाही बगीचे में झूले पर खेल रहे लोगों को देखने गए। दूर से उन्होंने झूले पर उछलती हुई एक आकृति देखी जिसे बहुत ऊपर धकेला गया था। वह कौन है? काऊ डुक ट्रुंग उसके पीछे पीछे आया, ऊपर देखा और बोला, महाराज, यह दाओ नोक कैक का हुआ ताई नहान है। पीच जेड मंडप। फोंग कैन की भौहें थोड़ी सी हिलीं। वह कुछ कहना चाहता था। उसने अपनी आंखें घुमाईं और एक कोने में बैठे एक अकेले व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ी। आज शाही उद्यान में बहुत चहल पहल थी। यहाँ तक कि शाही कुलीन पत्नी शू और शाही पत्नी निंग भी झूलों पर बैठकर उन्हें धीरे धीरे हिला रहे थे, जबकि ट्रांग लेक येन सिर्फ एक जगह बैठकर ठंडे केक और पेस्ट्री का स्वाद ले पा रहे थे। यह देखकर कि सम्राट ने शाही उद्यान में सभी स्वामी को पहले ही देख लिया था, काऊ डुक ट्रुंग के पीछे खड़े हिजड़े ने घोषणा की, सम्राट आ चुके हैं। इस समय झूलती हुई मेज पर रखी रखैले जल्दी से नीचे उतरी और झुककर सलाम किया। केवल हुआ ताइरेन, क्योंकि उसे बहुत ऊपर धकेल दिया गया था, दूसरों की तुलना में एक कदम पीछे हटकर नीचे आई और भीड़ में अलग दिखी। यहाँ हर कोई एक आत्मा थी। हुआ ताइरेन की घबराई हुई शक्ल वाकई देखने लायक नहीं थी। फेंग जिन ने हुआ ताइरेन को एक डरे हुए खरगोश की तरह अपने सामने घुटनों के बल बैठे देखा। उसके पैर थोड़े रुके, फिर सावधानी से ट्रांग लेक येन की मदद करने के लिए मुड़े। मेरी रखैल भी यहाँ क्यों है? हालांकि आज धूप और गर्मी है, फिर भी हवा चल रही है। तुम्हें सावधान रहना होगा। महाराज, मैं ठीक हूँ। मैं हाल ही में अपने कमरे में बैठा हूँ और थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। आज कोल्ड फूड फेस्टिवल है। अगर मैं महल में रहा तो बेवकूफ बन जाऊंगा। ट्रांग लेक येन सम्राट की हरकतों का अनुसरण करते हुए सीधा खड़ा हो गया, मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। मैं देख रहा हूँ कि तुम ज्यादा होशियार नहीं हो। सम्राट ने जाने से पहले ट्रांग लेक येन के हाथ थपथपाए। तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। तुम झूले पर नहीं खेल सकते। बाद में कोई झूले पर नृत्य प्रस्तुत करेगा। यह देखना तुम्हारे लिए थोड़ा दिलचस्प होगा। तो फिर मुझे करीब से देखना होगा। ट्रांग लेक येन मुस्कुराई, अपने बगल में खड़ी हुआ ताई नहान पर नजर डाली, फिर सम्राट और महारानी के पीछे पीछे एक प्रदर्शन मंच पर पहुंची। मंच पर एक झूला टेबल था। मंच के चारों ओर फलों और स्नैक्स की कई मेजें लगी हुई थी। बैठने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढते हुए ट्रांग लेक येन के ऊपर अभी भी तू च्यू डुंग थी, लेकिन उसे देखकर वह काफी थकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि तू च्यू डुंग के बीमार होने की खबर कोई मजाक नहीं थी। यह पाते हुए कि ट्रांग लेक येन उसे देख रही थी, तू च्यू डुंग ने उस दिशा में ठंडेपन से देखा और जल्दी से दूर चली गई। बहन, तू च्यू डुंग का रंग अच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले रात को बारिश हुई थी। क्या बहन को सर्दी लग गई है? ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराते हुए पूछा। महाराज बहुत चिंतित हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ। टू च्यू डुंग ने ट्रांग लेक येन की ओर देखा। उसके मुंह पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। आपके सिर में चोट लगी है। आपको अपने घाव का ख्याल रखना चाहिए। सौम्य और प्रतिभाशाली तू च्यू डुंग के आदी होने के बाद अब जब यह व्यक्ति अचानक सामान्य हो गया तो ट्रांग लेक येन को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन आखिर किस बात ने इस व्यक्ति को अचानक अपनी उदासी त्याग कर ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया? तभी ट्रेपीज प्रदर्शन शुरू हो गया। लाल रंग की पोशाक में एक महिला, जिसके बाल उड़ते हुए स्टाइल में थे, धीरे से मंच पर आई, वहां बैठे मास्टर्स को प्रणाम किया और फिर झूले पर चली गई। झूले को ऊपर और ऊपर धकेला गया।
शेल्फ पर खड़ी लाल रंग की महिला ने नृत्य करना शुरू कर दिया। उसके हाथों और पैरों की प्रत्येक हरकत बहुत ही कोमल और सुंदर थी, मानो वह जमीन पर नृत्य कर रही हो। ट्रांग लेक येन आश्चर्यचकित थी और इस प्रदर्शन का आनंद ले रही थी। जब झूले को उसके उच्चतम बिंदु तक धकेला गया, तो यह नर्तकी तुरंत घूम गई। झूला नीचे आया और जल्दी से आगे की ओर मुड़ गया। ट्रांग लेक येन लगभग बोल उठी। आह! वह अभी कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि उसने किसी को जोर से चिल्लाते हुए सुना। जिस व्यक्ति ने अभी चिल्लाया वह मासूम प्रतिभाशाली हुआ था। अपनी गलती का एहसास होते ही यह प्रतिभाशाली महिला तुरंत शर्मा गई। यह न जानते हुए कि वह कौन था, किसी ने अवमाननापूर्वक ठहाका लगाया। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन सभी को सुनने के लिए पर्याप्त थी। हरम में वास्तव में मासूम और भोला व्यक्ति कहाँ मिल सकता है? प्रतिभाशाली महिला का यह कदम वास्तव में कुछ भी नहीं था। ट्रांग लेक येन की नज़र दूसरी बार झूले पर बैठी नर्तकी पर गई। जब नृत्य समाप्त हुआ, तो उसने प्रशंसा करते हुए कहा, यह वास्तव में सुंदरता और खतरे का एक संयोजन है। इसे देखकर मुझे पसीना आ रहा है। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम्हें यह प्रदर्शन पसंद आएगा, और यह सच भी था। रानी को इस नृत्य से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हर साल महल में नर्तकियां आती थीं, जो विशेष नृत्य प्रस्तुत करती थीं, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। इतने लंबे समय तक उन्हें देखने के बाद अब उन्हें इन चीजों से कोई आश्चर्य नहीं होता था। इस उपपत्नी ने आपको, महाराज, मुझ पर हंसने पर मजबूर कर दिया है। ट्रांग लेक येन ने थोड़ा अस्वाभाविक रूप से खांसी, यहाँ तक कि रानी को भी एहसास हो गया कि इस उपपत्नी को यह नृत्य पसंद है। इस उपपत्नी को उन्हें पुरस्कृत करने में आगे आना चाहिए, उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। सदाचारी महिलाओं की भर्ती वास्तव में उदारतापूर्ण है। तू च्यूडोंग ने ट्रांग लेक येन और करीबी रानी को ठंडे स्वर में देखा। हालांकि आपने महल में देर से प्रवेश किया, इसलिए आपको नहीं पता, यह झूला नृत्य सबसे खास नहीं माना जाता है। महाराज, मुझसे पहले ही महल में प्रवेश कर गए थे, इसलिए निश्चित रूप से आप अधिक जानते हैं। ट्रांग लेक येन ने तु च्यूडोंग को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह उपपत्नी महल में देर से आई है, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वह कुछ नई चीजों से आश्चर्यचकित होगी। च्यूडोंग अभी और कुछ कहना चाहता था, तभी ऊपर बैठे सम्राट बोल पड़े, यदि च्यू हियेन दुंग ने पुरस्कार देने में पहल की है, तो मैं भी थोड़ा सा पुरस्कार जोड़ दूंगा। रानी ने यह देखा और नर्तकी को पुरस्कृत भी किया। तो च्यूडोंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। सम्राट ने ट्रांग लेक येन की रक्षा के लिए ऐसा किया। यह उपपत्नी भी सोचती है कि यह स्विंग डांस बहुत जोखिम भरा है। यह वास्तव में लोगों को डराता है। प्रतिभाशाली फूल ने डरते डरते सम्राट की ओर देखा और फिर जल्दी से नजरें फेर लीं। मुझे सचमुच चिंता है कि यह नर्तकी गिर जाएगी। उसके बगल में बैठी घियम ताइनहान ने नजर घुमाई, फिर चुपचाप अपने सामने रखी स्नैक्स की प्लेट को देखा। वह वास्तव में एक दयालु, मासूम और सौम्य हुआ ताइनहान थी। ट्रांग लेक येन ने शांति से हुआ ताइनहान को देखा। आप जिस भी पद पर हों, अपने पेशे पर ध्यान दे। प्रतिभाशाली व्यक्ति का जिगर छोटा होता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है। तुम यह भोली और मूर्खता भरी शक्ल किसे दिखा रही हो? फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन को यह कहते हुए सुना, फिर हुआ ताइनहान की ओर मुड़ी, एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, यह किस महल की रखेल है? इसे वाकई नियम नहीं पता। क्या यहाँ उसके बीच में बोलने की कोई गुंजाइश है? महाराज, यह नई प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ है जो अभी अभी महल में आई है। उसके पास हजारों काम हैं और शायद उसे ठीक से याद नहीं है। रानी मुस्कुराहट, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप शिष्टाचार के बारे में इतने अनभिज्ञ हैं। यहाँ तक कि जब लेडी झाओ बोलती हैं, तो भी आप बहस करने की हिम्मत करते हैं।
फोंग कैन ने हुआ ताई नहान के पीले चेहरे को फिर से देखने की जहमत नहीं उठाई। उसका कार्ड हटा दो, मुझे भविष्य में उसकी सेवा की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हुआ ताई नहान हरम में हंसी का पात्र बन गई। चांग लेक येन को भी यह देखकर अच्छा लगा कि उसकी नकल करने वाले उत्पाद को ठंडे महल में फेंक दिया गया। अब उसके लिए कुछ लोगों के साथ मामले को सुलझाने का समय आ गया था। झूले के नृत्य का आनंद लेने के बाद लगभग दोपहर हो चुकी थी। कोल्ड फूड फेस्टिवल भोज परोसा गया। हालांकि व्यंजन आग पर नहीं पकाए गए थे, फिर भी शाही रसोइयों में इन व्यंजनों को रंग, सुगंध और स्वाद में पूर्ण बनाने की क्षमता थी। भोजन करते समय उन्होंने झूले पर बैठी सुंदर महिला द्वारा बांसुरी बजाने के दृश्य का आनंद लिया। बांसुरी की आवाज सुंदर और मधुर थी। भले ही ट्रांग लेक येन बहुत जानकार नहीं थी, फिर भी वह विरोध नहीं कर सकी। वह सुनने के लिए झुक गई। दूसरी ओर अन्य लोग इस बात के आदी लग रहे थे और बांसुरी बजा रही सुंदर महिला को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। शायद उन्होंने इसे कई बार देखा था, कई बार सुना था और अधिक भव्य आयोजनों में भाग लिया था, इसलिए इस तरह की छोटी सी स्थिति ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित नहीं किया। ट्रांग लेक येन ने अपना वाइन का प्याला उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। ऐसी जगह में हैसियत भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। क्या महाराज को यह गाना पसंद है? रानी ने अचानक अपना मुंह खोला और मुस्कुराते हुए ट्रांग लेक येन को देखा। ये सभी आत्मा वाले लोग हैं जिन्हें महल में पाला गया है। आप महल के मुखिया हैं। अगर आपको वे पसंद हैं तो उन्हें अपने महल में प्रदर्शन करने के लिए बुलाएं। आत्मा वाले लोग, यह शब्द प्राचीन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को संदर्भित करता है। इस उपपत्नी ने यह गाना इतना अच्छा सुना कि वह थोड़ा विचलित हो गई, जिससे महाराज को हंसी आ गई। ट्रांग लेक येन ने अपना शराब का गिलास नीचे रखा और रानी की ओर सम्मानपूर्वक मुस्कुराने लगी। इस गीत का नाम बच्चा हुआ तूर है। इसकी धुन वास्तव में सुंदर और मनोहर है। मैं महल में देर से पहुंचा था, इसलिए मुझे पता नहीं था। उस वर्ष नूफी ने यह गीत गाया था और इसे स्वर्ग की आवाज माना गया था। इस बांसुरी की आवाज बहुत सुंदर है, लेकिन उस समय के नूफी के गीत की तुलना में यह अभी भी बहुत कमतर है। महारानी ने यह कहा और सम्राट की ओर देखने लगी। सच बताऊं तो महल में नूफी जितनी सुंदर आवाज वाला कोई नहीं है। महाराज, क्या यह सही है? नूफी का गायन वास्तव में स्वर्ग की ध्वनि है। फोंग कैन को महारानी के शब्दों में कोई अन्य आशय नहीं दिखा, केवल चियू हियन डुंग ही नहीं। मैंने भी बहुत समय से नूफी को गाते नहीं सुना है। उपपत्नी नू खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज और महारानी, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं इसे स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकती। इससे पहले, क्योंकि उसने शीहे पैलेस से एक नौकर को उधार लिया था, उसे अभी भी सम्राट द्वारा अनदेखा किया गया था। आज, हालांकि महारानी ने उसकी तुलना एक गायिका लड़की से की, लेकिन यह कमोबेश सम्राट के लिए उसे देखने का एक अवसर था। इसलिए इस समय शाही उपपत्नी न्यू को नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए। फेंग जिन ने शाही उपपत्नी न्यू की डरपोक और सुंदर उपस्थिति को देखा। आगे कोई टिप्पणी किए बिना उसने अपने सामने रखे 2 व्यंजनों की ओर इशारा किया। मुझे याद है कि शाही उपपत्नी थुक को मिठाई पसंद है। इसे शाही उपपत्नी थुक को दे दो। यह गोल्डन स्टोन और सिल्वर फ्लावर डिश चियू हियन डुंग को खाना पसंद है। इसे उसे दे दो। सुनहरा पत्थर और चांदी का फूल वास्तव में नमकीन अंडे और हरी मिर्च थे। ट्रांग लेक येन उन्हें धन्यवाद देने के लिए खड़ी हुई, फिर बैठ गई और एक टुकड़ा उठाया और बिना किसी विनम्रता दिखाने की जहमत उठाए अपने मुंह में डाल लिया। शाही उपपत्नी थुक ट्रांग लेक येन की तुलना में बहुत अधिक सुंदर थी। अब ट्रांग लेक येन की वजह से शाही उपपत्नी तो को सम्राट द्वारा फटकार लगाई जा रही थी।
शाही उपपत्नी थुक तो तू नघी की चचेरी बहन थी। इसके अलावा शाही उपपत्नी थुक के परिवार ने एक बार उसके सबसे बड़े भाई ट्रांग लैक येन की निंदा करने के लिए एक स्मारक प्रस्तुत किया था। इसलिए चाहे वे दोनों सतह पर कैसे भी दिखाई दें, वे पहले से ही एक दूसरे के साथ विवाद में थे। ये दोनों ही वे थे जो अभी सम्राट के सबसे पसंदीदा थे और कोई भी उनके साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई केवल उन्हें लड़ते हुए देख सकता था। फल बहुत मीठा है। मैं इस पुरस्कार के लिए महाराज को धन्यवाद देता हूँ। शाही उपपत्नी थुक ने एक निवाला खाया, धीरे से मुस्कुराई और सम्राट को धन्यवाद देने के लिए खड़ी हो गई। अगर आपको यह पसंद है तो अधिक प्रयोग करें। फोंग कैन हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखें बगल की ओर घूम गईं। उसने ट्रांग लैक येन को देखा जिसने 3 या 4 निवाले खाने में अपना सिर छिपा लिया था। फिर अपना मुंह खोला और कहा, चियू हियन डोंग, यह गोल्डन स्टोन सिल्वर फ्लावर डिश स्वादिष्ट है, लेकिन आपका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। बहुत लालच से मत खाओ। नमकीन अंडे और हरी मिर्च की प्लेट को कुछ अफसोस के साथ देखते हुए ट्रांग लैक येन ने सम्राट को देखने के लिए अपना सिर उठाया, झुकने के लिए खड़ी हुई। उसकी आवाज उस समय से भी छोटी थी जब उसने उसे धन्यवाद दिया था। हाँ, महामहिम, मुझे खेद है। फोंग कैन अभी भी कुछ और शब्द कहना चाहता था, लेकिन खून की कमी के कारण ट्रांग लैक येन के पीले चेहरे को देखते हुए उसने आखिरकार असहायता से अपना सिर हिलाया। उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से बैठ जाओ। धन्यवाद, महाराज। ट्रांग लैक येन आज्ञाकारी ढंग से बैठ गई और सभी दिशाओं से उसे घूर रही रखैलों की ईर्ष्यापूर्ण और जलन भरी निगाहों को अनदेखा कर दिया। उसकी तर्जनी ने हल्के से शराब के प्याले के तने को छुआ और उसने अचानक अपना सिर उठाया और शाही रखैल थुक की निगाहों का सामना किया। शाही रखैल थुक को हल्की सी मुस्कान देते हुए ट्रांग लैक येन ने अपना शराब का प्याला उठाया, धीरे धीरे पिया। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली और फिर जल्दी से दूर चली गईं। महाराज, आज मौसम अच्छा और चमकीला है। क्यों न हम डिनर के बाद मिलकर कोई वसंत ऋतु की तस्वीर बनाएं, ताकि कुछ प्रेरणा मिल सके। शाही उपपत्नी थुक ने सम्राट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर फोंग कैन ने भी सिर हिलाया। आज मौसम वाकई बहुत बढ़िया और सुहाना है। उपपत्नियों के साथ कविताएं पढ़ना और पेंटिंग करना आधे दिन की फुर्सत चुराने जैसा है। हर कोई समझ गया कि शाही कुलीन पत्नी शू ने झाओ जियानरोंग का चेहरा खराब करने के लिए ऐसा किया था। महल में कौन नहीं जानता था कि झाओ जियानरोंग के चित्रकारी कौशल बहुत खराब थे। यहाँ तक कि सम्राट ने भी कहा था कि यह बहुत भद्दा था। इस समय हर किसी ने झाओ जियानरोंग की ओर देखा, केवल यह देखने के लिए कि वह अभी भी शांति से खा रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। कई लोगों ने अपने दिल में आह भरी, यह झाओ जियानरोंग वास्तव में धैर्य रखना जानती थी। भोजन के बाद महल की नौकरानी ने मेज और कुर्सियां, कागज और कलम, साथ ही विभिन्न रंगीन कलम तैयार कर रखे थे। केवल उस्तादों के आने और पेंटिंग करने और कविताएं लिखने का इंतजार कर रही थी। अक्सर कहा जाता है कि पेंटिंग लोगों की तरह होती है, इसलिए बहुसंख्यकों के दिमाग में जो लोग पेंटिंग के जानकार होते हैं, वे आम लोगों की तुलना में कुछ अधिक शुद्ध और सुरुचिपूर्ण होते हैं। महल में ज्यादातर रखैले बड़े परिवारों से आती थी और बेशक वे सभी जीथर बजाना, शतरंज खेलना, सुलेख और पेंटिंग करना सीख चुकी थी। भले ही वे कुशल न हों, फिर भी वे एक सुंदर शौक के रूप में थोड़ा बहुत समझती थी। जहां तक निम्न जन्म वालों की बात है, तो उनकी स्थिति स्वाभाविक रूप से ऊंची नहीं थी, इसलिए उन्हें पेंटिंग करना आता था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था। उच्च रैंकिंग के बीच
केवल झाओ जियानरोंग और इम्पीरियल कॉन्सुबाइन यान पेंटिंग में अच्छे नहीं थे। पहले से उपस्थिति। इम्पीरियल शू की आंखों ने झुआंग लुयन पर नजर डाली। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर दिया और मुस्कुराते हुए एक मैग्नोलिया को सावधानीपूर्वक स्केच किया। सम्राट ने पेंटिंग को समाप्त कर दिया। सभी ने एक के बाद एक ब्रश को एक दूसरे के कामों को देखते हुए अपने ब्रश को रोक दिया। फोंग कैन ने कुछ वाक्यों में प्रशंसा की और अन्य उपपत्नियों की पेंटिंग्स को देखना जारी रखा। शाही उपपत्नी थुक हरम में सबसे प्रमुख और लंबे समय से पसंदीदा उपपत्नी थी। उसके असाधारण मार्शल आर्ट कौशल के अलावा उसकी सुलेख और पेंटिंग भी उत्कृष्ट थी। ट्रांग लेक येन ने अपना ब्रश नीचे रखा और शाही उपपत्नी थुक के चारों ओर खड़ी उपपत्नियों के समूह पर नजर डाली, जो उसकी प्रशंसा और चापलूसी कर रही थी। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। शाही उपपत्नी तुओंग ने ट्रांग लेक येन के सामने पेंटिंग को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। फिर वह जल्दी से हंसी और बोली, महामहिम की पेंटिंग कौशल वास्तव में सराहनीय है। बस अपना चेहरा मत खोना। ट्रांग लेक येन ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, हरम में महिलाओं को कभी कभी खुद को पानी के एक बेसिन के रूप में नहीं समझना चाहिए, जो एक ही बार में सब कुछ बाहर डाल रही हो। तथाकथित आश्चर्य उस स्थिति में दिखाया जाना चाहिए जहां प्रतिद्वंद्वी को इसकी प्रभावशीलता की पूरी तरह से उम्मीद न हो, है ना? सम्राट ट्रांग लेक येन की मेज पर गए, जिन्हें उसकी चित्रकारी क्षमता पर कोई आशा नहीं थी, लेकिन वे इस पेंटिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सफेद रेशम पर सिर्फ गुलाबी राख की एक झाड़ी, एक टूटी हुई चट्टान और एक तितली थी। उसके बगल में खाली जगह पर ओयांगशू की लिखी कुछ पंक्तियां भी थीं। हालांकि यह पेंटिंग कॉन्क्यूबिन निंग की पेंटिंग से कहीं ज्यादा घटिया थी, लेकिन पेंटिंग का एक ऐसा अर्थ था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ओयांगशू, हियू तुईओंग, सोंग और तांग राजवंशों के 8 सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक। इस साल फूल बहुत सुंदर हैं। यह केवल अफसोस की बात है कि अगले साल फूल और भी सुंदर होंगे। कौन जानेगा? बहते आड़ू के फूल, कविता का अंश। फोंग कैन ने धीरे धीरे शिलालेख पढ़ा, ट्रांग लेक येन को गहराई से देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, हालांकि मेरी उपपत्नी की पेंटिंग को प्रथम श्रेणी का नहीं माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ दुर्लभ है। अगले साल इस समय मुझे आश्चर्य है कि मेरी चित्रकला कौशल में कितनी वृद्धि होगी। मैं जानता हूँ कि मेरी चित्रकारी की कला दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। यह तो किसी विशेषज्ञ के सामने कुल्हाड़ी दिखाने जैसा है। ट्रांग लेक येन मुस्कुराई। उसके बगल में खड़ी शाही उपपत्नी थुक असहज महसूस कर रही थी। अगले साल का जिक्र करके सम्राट का क्या मतलब था? सिर्फ इसलिए कि ट्रांग लेक येन ने एक खराब वाक्य लिखा था, आपने उससे वादा कर दिया। यह मेरा उत्तर है कि कौन सा फूल 100 दिनों तक ताजा रह सकता है। महारानी शाही कुलीन पत्नी शू को अपमानित होते देखना चाहती थी, और उन्होंने तुरंत कहा, यह महल शाही कुलीन पत्नी झाओ द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग को वास्तव में सुरुचिपूर्ण और सुंदर पाता है। इसे देखना ही आंखों को सुकून देता है। इसलिए शाही कुलीन पत्नी झाओ ने उस समय लालटेन पर पेंटिंग करते समय अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग नहीं किया था। महाराज गलत कह रहे हैं। मुझे मोटे और गोल चित्र बनाना पसंद है, और मेरी ड्राइंग स्किल्स आपकी जितनी अच्छी नहीं है। इसलिए उस दिन मैंने ऐसे ही लैंप पर चित्र बनाया। ट्रांग लेक येन हल्के से मुस्कुराया, मैंने सबको हंसाया। एक गुणी और सदाचारी व्यक्ति वास्तव में अपनी प्रतिभा को छिपाना जानता है। शाही उपपत्नी थुक भी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, अगर आज सभी लोग एक साथ पेंटिंग नहीं कर रहे होते, तो मुझे डर है कि सम्राट को भी पता नहीं चलता कि उसकी पेंटिंग कौशल इतनी अच्छी है। महाराज बहुत दयालु हैं।
मैं सम्राट की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी बेकार की चित्रकारी का हुनर दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ट्रांग लेकयेन ने सम्राट की ओर देखा। मैं ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ जिसे चित्रकला पसंद हो। बेशक महाराज ने कभी मेरी पेंटिंग नहीं देखी है। यह सच है। फोंग कैन ने अपना सिर उठाकर शाही उपपत्नी थुक की ओर देखा। मैं देख रहा हूँ कि वह इतनी आलसी है कि वह बैठ तो सकती है लेकिन खड़ी नहीं हो सकती। पेंटिंग जैसी चीज उसके लिए मुश्किल है। शाही उपपत्नी थुक के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। लेकिन क्या सम्राट को छोटी बहन चियो हियन डोंग का आलसी व्यक्तित्व भी पसंद नहीं है? यह सुनकर फेंग जिन केवल मुस्कुराया और बोलना जारी नहीं रखा। अपना सिर घुमाकर शाही उपपत्नी निंग की ओर चल दिया। सभी ने सम्राट का अनुसरण किया और देखा कि शाही उपपत्नी निंग के रेशम पर पन्ना बांस की पेंटिंग थी। बस कुछ बिखरे हुए स्ट्रोक के साथ बांस के आकार और सांस को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था। जुआंग लोयान जैसा एक साधारण व्यक्ति भी देख सकता था कि शाही उपपत्नी निंग की पेंटिंग तकनीक दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर थी। बेशक प्रशंसा का एक और दौर था। शाही उपपत्नी शू ने कहा, शाही उपपत्नी निंग की पेंटिंग कौशल दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर है। मुझे याद है कि 2 साल पहले शाही उपपत्नी निंग ने गु कैजी की लुओ शेन फू तू की हूबहू नकल की थी। यह नकल करने की क्षमता इतनी उत्कृष्ट थी कि गु कैजी के अलावा मुझे डर है कि कोई भी असली और नकली के बीच अंतर नहीं कर पाएगा। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था तो मैं बस आपकी नकल करने की कोशिश कर रहा था। यह इतना शक्तिशाली नहीं है। निनफी मुस्कुराई। उसकी आंखें शांत थी। कोई आत्मसंतुष्टि नहीं दिख रही थी। निनफी को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। शाही उपपत्नी शू ने एक पल के लिए विराम लिया, फिर अचानक कहा, अगर मैं इसका उल्लेख नहीं करती तो मैं भूल जाती। महामहिम, शाही उपपत्नी निंग पेंटिंग और ड्राइंग दोनों में प्रतिभाशाली है। क्यों न हम उसे यह देखने दें कि शाही उपपत्नी झाओ को नुकसान पहुंचाने के लिए उस मोर की पेंटिंग किसने बनाई थी। घटना को लगभग 1 महीना हो चुका है। सम्राट और महारानी ने मौन रूप से स्वीकार किया है कि चियू हियन डोंग को किसी और ने फंसाया था, लेकिन शाही कुलीन पत्नी थुक ने अचानक इस मुद्दे को फिर से उठाया। क्या वह यह कहना चाहती है कि चियू हियन डोंग को किसी ने नहीं फंसाया था या उसका कोई और इरादा है? फोंग कैन की भौहें थोड़ी सी हिली। उसने दूसरी बार शाही उपपत्नी थुक की ओर देखा। उसकी तर्जनी उंगली ने धीरे से शाही उपपत्नी निन्ह की पेंटिंग पर टैप किया। यह देखकर कि शाही उपपत्नी निन्ह ने सम्मानपूर्वक अपने हाथ से ब्रश नीचे रख दिया, उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और शाही उपपत्नी निन्ह से कहा, मुझे अभी याद आया क्योंकि शाही उपपत्नी थुक ने मुझे याद दिलाया। मैं भी चाहता हूँ कि आप एक नज़र डालें। महाराज, किसी से कहिए कि उस मोर की पूंछ उठा लाए। यहाँ तक बोलते हुए फोंग कैन अचानक एक पल के लिए रुक गया और फिर आगे बोला, वास्तव में उस समय चियो हियन डोंग ने मेरे साथ पतंग उड़ाई थी। पतंग इसलिए उड़ गई क्योंकि मैंने खुद उसकी डोर काट दी थी। जैसे ही सम्राट ने बोलना समाप्त किया, वहां उपस्थित लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए। क्या सम्राट के शब्दों से यह नहीं पता चला कि उस दिन पतंग की तलाश करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से झाओ जियानरोंग नहीं था, क्योंकि पतंग तो सम्राट ने ही व्यक्तिगत रूप से छोड़ी थी। झाओ जियानरोंग इतना नासमझ कैसे हो सकता है कि उसे खोजे? फिर सम्राट पहले चुप क्यों रहे? जिन रखैलों ने स्थिति का फायदा उठाकर ट्रांग लेकयेन के लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं, अब वे और भी ज्यादा डरी हुई महसूस कर रही थीं। उनके चेहरे धीरे धीरे पीले पड़ने लगे। पहले से चहल पहल से भरा शाही उद्यान अचानक घुटन भरी शांति में बदल गया। ट्रांग लेकयेन को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट ऐसा वाक्य कहेंगे। उसकी पलकें थोड़ी सी झपक गईं।
उसकी नज़र लगातार निन्हफी की पन्ना बांस की पेंटिंग पर पड़ रही थी।